यस सर। हाँ, तो हम स्टार्ट किया था हमने म्यूचुअल फंड का चैप्टर अपनी लास्ट क्लास में, और हमने यहाँ तक कर लिया था स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड की स्कीम्स, ओपन एंड म्यूचुअल फंड, क्लोज एंड म्यूचुअल फंड, और दीज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड इनटू द नंबर ऑफ स्कीम्स। जो ओपन एंड म्यूचुअल फंड होते हैं वो किस में इन्वेस्ट करते हैं, जो क्लोज एंड म्यूचुअल फंड होते हैं वो किस में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे अलग अलग तरह के हमने म्यूचुअल फंड की बात की थी। आगे आज इन्हीं को ही डिटेल में पढ़ते हैं क्या होती है ये चीजें। बात कर लेते हैं ओपन एंड म्यूचुअल फंड के बारे में। ओपन एंड म्यूचुअल फंड इज फंड विद नो फिक्स नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स एंड यूनिट दैट stand ready at any time to redeem them on demand. The fund itself buy back the share surrender and is ready to sell new share. Generally, the transaction take place at NAV, which is calculated on periodic basis. हमने NAV निकालने का फॉर्मूला लास्ट क्लास में बात किया था। ओपन एंड म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं कि जिसके अंदर कोई फिक्स नंबर ऑफ सिक्योरिटी नहीं होती। वो हमेशा क्या होते हैं, अगर आपने ओपन एंड म्यूचुअल फंड में कुछ परचेज किया है तो आप साथ ही साथ उसको क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। दीज आर द ओपन ओपन हैंडेड होते हैं ये, ओपन एंड होता है इनका। आप कभी भी इसमें सेल कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। कभी भी शेयर्स को, जो म्यूचुअल फंड है वो अपने शेयर्स को बाय बैक कर सकता है, उसके बदले में न्यू शेयर सेल कर सकता है, वट एवर जो भी है। तो इसके अंदर जो क्या होता है प्रॉपरली, इसमें कोई फिक्स नहीं होती, नॉन फिक्स नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स या यूनिट्स होती है, दैट स्टैंड रेडी एट एनी टाइम टू रिडीम them on demand. The fund itself buy back the share surrender and is ready to sell new share. Generally, the transaction take place at the new net asset value. At the net asset value, जो transactions होती है net asset value पर बेस होती है। समझ आ गई? इसके अंदर नॉन फिक्स्ड नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं जो हर टाइम रेडी रहते हैं एट एनी टाइम रिडीम ऑन डिमांड। बट ऑन डिमांड का मतलब, मान लो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की, आज आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की, आज आपने मान लो 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की, कोई इमरजेंसी आ गई, हफ्ते बाद आपको अगर वो म्यूचुअल फंड में से पैसा निकालना है तो आप किसी भी टाइम उसको निकाल सकते हैं। क्लियर है? यस सर। हाँ। क्लोज एंड फंड क्या होते हैं बात करते हैं। क्लोज एंड फंड क्या होते हैं बात करते हैं। क्लोज एंड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? द फंड वेयर म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट सेल a limited number of shares and does not stand ready to redeem them। जहां पे म्यूचुअल फंड क्या करता है, एक लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स को क्या करता है, सेल करता है। नंबर ऑफ शेयर्स इन यूनिट की बात कर ले, इट इज अ फंड वेयर म्यूचुअल फंड सेल a limited number of shares and does not stand ready to redeem them। The share of mutual fund are traded on secondary market. The requirement for listing is laid down to grant liquidity to the investor who have invested in the mutual fund. Therefore, closed-end mutual fund are more like equity shares। ये इक्विटी शेयर्स की तरह होते हैं। मतलब क्या होते हैं कि भाई ये लिमिटेड, एक लिमिटेड शेयर्स के अंदर, लिमिटेड सिक्योरिटी उसके अंदर क्या करते हैं, लिमिटेड यूनिट्स क्या करते हैं, सेल करते हैं। यहाँ पे शेयर का मीनिंग क्या है, यूनिट से है, यूनिट्स होता है इसका मीनिंग, यूनिट्स। म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, वो लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स को सेल करते हैं और उन, वो क्या होती, साथ के साथ रेडी टू रिडीम नहीं होती, डज नॉट स्टैंड रेडी टू रिडीम। द शेयर्स ऑफ सच म्यूचुअल फंड आर ट्रेडेड इन सेकेंडरी मार्केट। जो ये शेयर्स होते हैं ये सेकेंडरी मार्केट के अंदर ट्रेडेड होते हैं। The requirement of listing is laid down to grant liquidity to the investor who have invested with the mutual fund. Therefore, closed-end mutual fund are likely to equity share। मतलब दो तरह की चीजें होती हैं, ओपन एंड, ओपन एंड क्लोज एंड। क्लोज एंड, मान लो ओपन एंड में क्या हुआ, म्यूचुअल फंड ने आपको यूनिट दी, आपको यूनिट दी म्यूचुअल फंड ने। यूनिट जब आपके पास आएगी, मान लो आपने 50,000 रुपए म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किए, आपको जरूरत पड़ी पैसे की, आप क्या कर सकते हो, वापिस म्यूचुअल फंड को वो यूनिट क्या कर सकते हो, अपनी सेल कर सकते हो वापिस।
आप म्यूचुअल फंड को बोलोगे, म्यूचुअल फंड को आप वापस अपनी क्या कर सकते हो, ये ऑल टाइम क्या होते हैं, ऑल टाइम रेडी टू रिडीम होते हैं। आप कभी भी इनको क्या कर सकते हो, म्यूचुअल फंड को वापस बेच सकते हो, बेस्ड ऑन द एनएवी, जो उसकी नेट एसेट वैल्यू हो, बेस्ड ऑन द एनएवी। बट क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड के अंदर जर्नली क्या होता है, ये म्यूचुअल फंड एक लिमिटेड शेयर्स के अंदर क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो ये म्यूचुअल फंड होते हैं, जो आपने जो पैसा दिया है उसका एक लिस्टेड शेयर्स के अंदर, लिस्टेड सिक्योरिटी के अंदर क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। जिससे क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, अपनी अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप म्यूचुअल फंड को ना बेच के क्लोज एंड म्यूचुअल फंड के पास, आप म्यूचुअल फंड को नहीं बोलते, आप सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे इनको क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, सेल कर सकते हो। ये इक्विटी शेयर की तरह होते हैं म्यूचुअल फंड, ये इक्विटी शेयर की तरह होते हैं। इसमें तो आप डायरेक्टली किसको बेच सकते हो, म्यूचुअल फंड को, बट इसमें क्या होता है, ये रेडी टू रिडीम नहीं होते, बट इसमें लिक्विडिटी, अगर मान लो किसी को पैसे की जरूरत है तो वो सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज की तरह जो होती है, सेकेंडरी मार्केट में आप इसको ट्रेड कर सकते हो। क्लियर है, क्लोज एंड म्यूचुअल फंड। यस सर। हाँ, आगे बढ़े। यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लोज एंड ओपन एंड म्यूचुअल फंड क्या है, क्लोज एंड म्यूचुअल फंड और ओपन एंड म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या है। फिक्स कॉर्पस, नो न्यू यूनिट कैन बी ऑफर्ड बियॉन्ड द लिमिट। इसमें क्या होता है, आपको एक फिक्स नंबर ऑफ क्या मिलती हैं, यूनिट्स मिलती हैं, और उसकी एक क्या होती है, फिक्स्ड रिटर्न होती है। इसकी एक फिक्स रिटर्न होती है, फिक्स कॉर्पस होती है। बट ओपन एंड जो म्यूचुअल फंड होते हैं, इसकी जो रिटर्न होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, वेरिएबल होती है, ड्यू टू ऑनगोइंग परचेज एंड रिडम्पशन। क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि कभी भी आके इसको क्या कर सकते हो, आप हमें वापस बेच सकते हो, परचेज कर सकते हो, रिडम्पशन करवा सकते हो। ये क्या होती हैं, जितनी भी इसकी यूनिट्स होती हैं, मतलब जो यूनिट्स, आप मान लो आपने म्यूचुअल फंड को पैसा दिया, म्यूचुअल फंड क्या करता है, आगे जो इन्वेस्टमेंट करता है वो लिस्टेड सिक्योरिटीज के अंदर करता है, लिस्टेड जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है, लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज फॉर बाइंग एंड सेलिंग। ये जो चीजें होती हैं ये कहाँ लिस्ट होती है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है। ये लिस्ट नहीं होती, नो लिस्टिंग ऑन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन डन डायरेक्टली विद द फंड। इसमें आप जो ट्रांजेक्शन करते हो वो डायरेक्टली फंड के साथ करते हो, म्यूचुअल फंड के साथ ट्रांजेक्शन करते हो, म्यूचुअल फंड के साथ करते हो। ट्रू वैल्यू अवेलेबल, क्लोज एंड फंड के अंदर आप अपनी जो इसमें क्या होती है, एक एनएवी होती है, एक मार्केट ट्रेडिंग प्राइस होता है, जो स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस होता है, या तो वो या एक एनएवी। मतलब जो इसमें बेस प्राइस होता है वो एनएवी होता है, और बाकी आप जो भी फ्लक्चुएटिंग प्राइस होगा डेली का स्टॉक एक्सचेंज पर, ट्रेडिंग प्राइस होगा वो। इसके अंदर दो प्राइस होते हैं, बट इसके अंदर जो होता है ओपन एंडेड के अंदर सिर्फ नेट एसेट वैल्यू पे ही आप क्या कर सकते हो। मान लो आपने 15 अप्रैल को 2022 में आपने इन्वेस्टमेंट की। अगर आप क्लोज एंड म्यूचुअल फंड के अंदर आज की डेट में 11/4/2023 को बेचना चाहो तो उसकी आप सेल कर सकते हो म्यूचुअल फंड को। उसकी जो आज की क्या होगी, एनएवी होगी, उसकी जो आज की क्या होगी, एनएवी होगी। क्लियर है। यस सर। हाँ, अब क्या होता है, मोर लिखो, तो लिक्विडिटी दोनों के अंदर होती है, लिक्विडिटी जो होती है दोनों के अंदर होती है। क्लोज एंड म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो मोस्टली लिक्विड होते हैं, लेकिन ओपन एंड म्यूचुअल फंड जो होते हैं हाईली लिक्विड होते हैं। इसको आप इजीली वे में क्या कर सकते हो, स्टॉक एक्सचेंज को वापस भेज सकते हो एनएवी के बेसिस पे। क्लियर है। यस सर। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, इनकम ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम, इनकम ओरिएंटेड, द म्यूचुअल फंड प्राइमरी ऑफर्ड fixed income to investor.
जो ये इनकम, इसका मेन मोटिव क्या होता है इस इनकम का, ये इनकम ओरिएंटेड होते हैं। इनका मोटिव होता है कि इन्वेस्टर को एक फिक्स इनकम जनरेट करके हम दे, ये इनकम ओरिएंटेड होते हैं, ये इनकम ओरिएंटेड होते हैं। The fund primarily offer fixed income to investor. Naturally enough, the main security in which investment are made by the such fund are fixed income yielding one like bonds. इसमें क्या होता है, जैसे बॉन्ड्स होता है, बॉन्ड्स के ऊपर आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, आपसे पैसा लेता है, मान लो आपसे पैसा ले लिया, तो आपके पैसे को म्यूचुअल फंड क्या करता है, गवर्नमेंट की बॉन्ड में या कोई बॉन्ड जो होते हैं उनके अंदर, क्योंकि बॉन्ड के ऊपर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो आप क्या करते हो, फिक्स इनकम के लिए आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो। क्लियर है? Yes, sir. इनकम ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का जो फोकस होता है वो इनकम पर होता है, कि भाई ज्यादा से ज्यादा एक फिक्स इनकम जो है एक इन्वेस्टर को हम प्रोवाइड करके चले। तो वो जो म्यूचुअल फंड होते हैं इस चीज को ध्यान में रखते हुए, तो जो एक फिक्स इनकम जनरेट करती है सिक्योरिटी, जैसे एक बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड्स ये फिक्स इनकम देते हैं, ये फिक्स इनकम देते हैं, तो इसमें आपको एक फिक्स इनकम मिलती है। तो म्यूचुअल फंड आपके पैसे को बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर देता है। दूसरा, growth oriented mutual fund, growth oriented, these fund offer growth potentials associated with the investment in the capital market। जैसे क्या होता है, इसके अंदर आपको क्या मिलती है, ग्रोथ मिलती है, ग्रोथ, ग्रोथ। ये म्यूचुअल फंड जो होते हैं ये शॉर्ट टर्म पर फोकस करते हैं, शॉर्ट टर्म पर फोकस करते हैं, बट ये म्यूचुअल फंड फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म पर, लॉन्ग टर्म। ग्रोथ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो फोकस करते हैं ग्रोथ पे, ग्रोथ पोटेंशियलिटी एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल मार्केट। इसमें क्या है, हाई सोर्स ऑफ इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, रैपिड कैपिटल एप्रिसिएशन बोथ फ्रॉम होल्डिंग ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ स्क्रिप्ट्स, और these fund with a view to satisfying the growth need of investor primarily concentrate on low risk and high yielding, yielding का मीनिंग होता है रिटर्न, yield का मीनिंग होता है रिटर्न, रिटर्न स्पेक्ट्रम ऑन इक्विटी स्क्रिप्ट ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर। ये मेजरली इक्विटी शेयर्स पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं, किसी कॉर्पोरेट के, किसी कंपनी के इक्विटी शेयर पर ये फोकस करते हैं। इनका मेन मोटिव क्या होता है कि भाई एक ऐसी ऐसी सिक्योरिटी के अंदर, एक ऐसे इक्विटी शेयर्स के अंदर, किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स के अंदर हम इन्वेस्ट करें जिसमें हमें क्या मिले, हमें डिविडेंड, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या मिले, हाई रेट ऑफ, सॉरी, डिविडेंड मिले, हाई रेट ऑफ डिविडेंड मिले, और जिसमें हमें क्या मिले, हमारा जो क्या हो, एक अच्छी गुड क्वालिटी की क्या हो, शेयर्स हो, शेयर्स हो। और इसका मेन फोकस होता है कि ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना, ऐसे शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना जिसमें रिस्क कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो, प्रॉफिट ज्यादा हो। क्लियर है? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो इनकम प्लस ग्रोथ दोनों पे फोकस करते हैं। जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होते हैं वो इनकम प्लस ग्रोथ दोनों पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं। दीज फंड cater to the both the investment need of prospective investor, namely fixed income as well as growth orientation। ये दोनों जरूरतों को पूरा करता है, इन्वेस्टर की दोनों जरूरतों को, एक फिक्स इनकम को भी और ग्रोथ को भी। कई इन्वेस्टर चाहते हैं कि हमें फिक्स इनकम भी मिले और साथ के साथ हमारी जो सिक्योरिटी है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, वो ग्रोथ ओरिएंटेशन भी रहे। Therefore, investment target of these mutual fund are judicious mix of both इनकम प्लस ग्रोथ, दोनों पे ये क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स
डिबेंचर एंड साउंड इक्विटी शेयर्स, इनके अंदर क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। In the fact, these fund utilize the concept of balanced investment management. These fund are thus also known as balanced fund. मतलब क्या होता है, मान लो आपने 5 लाख रुपए म्यूचुअल फंड के अंदर क्या किया, इन्वेस्ट किया। आपने 5 लाख रुपए म्यूचुअल फंड के अंदर क्या किया, इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। तो म्यूचुअल फंड क्या करेगा, कुछ पैसे को आपको बॉन्ड में डाल देगा, कुछ पैसे को डिबेंचर्स में डाल देगा, कुछ पैसे को इक्विटी शेयर्स में डाल देगा, जिससे क्या हो, आपको एक हाइब्रिड क्या मिले, हाइब्रिड एक अपॉर्चुनिटी मिले, जिसमें आपको, हाइब्रिड का मतलब आपको फिक्स इनकम भी मिले और आपको ग्रोथ भी मिले। क्लियर है, फिक्स इनकम भी मिले, ग्रोथ भी मिले। Yes, sir. इसको कहते हैं बैलेंस्ड Yes, फंड। sir. बैलेंस्ड फंड, जो ये फंड होते हैं इसको कहते हैं बैलेंस्ड फंड। आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए, जो आपने कहा कि भाई मुझे तो इनकम भी चाहिए प्लस हम मुझे ग्रोथ भी चाहिए, तो वो क्या करेगा, आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए कुछ पैसे को बॉन्ड में डाल देगा, कुछ पैसे को डेट सिक्योरिटी में डाल देगा, कुछ पैसे को इक्विटी में डाल देगा, सो दैट कि आपको एक बैलेंस्ड फंड मिले, जिससे आपको लगे कि भाई हाँ मेरे को पैसा भी आ रहा है और मेरी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ भी हो रही है। क्लियर है, Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, इस मनी, देखो इसका मेनली फोकस जो होता है, इस म्यूचुअल फंड का जो मेनली फोकस होता है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। कि भाई इसमें क्या होता है, जैसे क्या होता है, दीज फंड इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटी इन द मनी मार्केट, लाइक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल एक्सेट्रा। ये शॉर्ट टर्म, जो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, जो शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटी होती हैं, उनमें क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, इस तरह की जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी होती है, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो फंड क्या करता है, इनमें इन्वेस्टमेंट करता है, इनमें इन्वेस्टमेंट करता है। Owing to their large size, the fund normally get a higher yield on such short-term investment than the individuals investor। मतलब इसमें क्या होता है, जो जो मनी मार्केट है, एक बहुत बड़ी मार्केट है। मनी मार्केट जो है, जो मनी मार्केट जो है एक काफी बड़ी मार्केट है। इसमें क्या होता है, owing to the large size, the fund normally get higher return। इसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके फंड को क्या मिलती है, एक हाइयर रिटर्न मिलती है, हाइयर रिटर्न, हाइयर रिटर्न। क्योंकि मनी मार्केट जो है एक बहुत बड़ी मार्केट है, इसके अंदर आप इस तरह की मनी मार्केट जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स, इसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप लार्ज नंबर, एक जो अगर आप लार्ज इन्वेस्टमेंट करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो आपको क्या होगा, एक अच्छी क्या मिलेगी, रिटर्न मिलेगी, एक अच्छी रिटर्न मिल सकती है। क्लियर है। Yes, sir. पांचवा, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड। These schemes offer tax rebate to the investor under tax law as prescribed from time to time. This is made possible because the government offered tax incentive for the investment in the specified avenues। ये ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं, ये ऐसे फंड्स होते हैं, ये ऐसी स्कीम्स होती हैं, म्यूचुअल फंड की ऐसी स्कीम, जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपको टैक्स में सेविंग देती है। अगर आप इन म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपको क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है, डिडक्शन। क्लियर है। Yes, sir. अब आता है हेज फंड। हेज फंड क्या होते हैं,
हेज का मीनिंग होता है, हेजिंग का मीनिंग होता है टू सेव द पोजीशन, टू सेव द पोजीशन, इन्वेस्टमेंट करके, किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करके अपनी पोजीशन को सेव करना। ये क्या होते हैं, सेफ्टी ओरिएंटेड होते हैं, ये सेफ्टी ओरिएंटेड होते हैं कि भाई हम जहां इन्वेस्टमेंट करें हम सेफ रहे, रिस्क वहां पे क्या हो, कम हो, रिस्क वहां पे क्या हो, कम हो। तो इस तरह के हेज फंड होते हैं। देयर इज नो एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ हेज फंड। इन जनरल हेज फंड आर अनरजिस्टर्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप फंड। हेज फंड क्या होते हैं, एक अनरजिस्टर्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं, ये पार्टनरशिप फंड और पूल दैट में इन्वेस्ट एंड ट्रेड इन मैनी डिफरेंट मार्केट। वो क्या करते हैं, हेज फंड क्या करते हैं, आपसे पैसा लेते हैं और ये प्राइवेट कोई क्या होता है, कोई पार्टनरशिप फंड होते हैं, ये प्राइवेट पार्टनरशिप फंड होते हैं जो आपके पैसे को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं एंड ट्रेड इन मैनी डिफरेंट मार्केट स्ट्रेटजी इंस्ट्रूमेंट। अलग अलग मार्केट्स के अंदर अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अलग अलग सिक्योरिटी के अंदर, अलग अलग स्ट्रेटजीज के अंदर आपकी क्या करते हैं, मार्केट मार्केट में वो सिक्योरिटीज में, मार्केट में अलग अलग स्ट्रेटजी में आपके पैसे की इन्वेस्टमेंट करते हैं। Hedge fund have investor base comprise wealthy individual and institutions and relatively high minimum investment limit. They normally pay performance fees to their managers. It may be noted that hedge fund are sometimes also known as rich man's mutual fund. Hedge fund को क्या कहते हैं, हेज फंड जो होता है, जैसे कुछ वेल्थी लोग हुए आपस में मिलके क्या करते हैं, एक प्राइवेट पार्टनरशिप फंड बनाते हैं, इसको कहते हैं रिच मैन इज म्यूचुअल फंड, जिसमें जितने भी इसके फंड के जो मेंबर होते हैं उनका पैसे को अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट कर दिया जाता है। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिक हेज फंड, डोमेस्टिक हेज फंड, डोमेस्टिक हेज फंड आर यूजुअली रिकॉग्नाइज्ड इन यूएसए। यूएसए के अंदर इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, हैज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप टू अकोमोडेट इन्वेस्टर दैट आर सब्जेक्ट टू यूएस, मतलब इसमें क्या है, ये यूएस के अंदर ऑर्गेनाइज है और ये यूएस के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अकोमोडेट करता है इनकम टैक्सेशन, यूएस इनकम टैक्सेशन दैट आर सब्जेक्ट टू यूएस इनकम टैक्सेशन। मतलब जो यूएस, मेनली हम ये कह सकते हैं जो यूएस के पर्सन हैं, जो यूएस के रेजिडेंट हैं, उन लोगों को ही ये क्या करता है, उनकी इन्वेस्टमेंट को ही ये क्या करता है, अकोमोडेट करता है। The fund is sponsor typically is the general partner and investment advisor. The hedge fund may also take the form of limited liability partners, limited liability company. ये अमेरिका का म्यूचुअल फंड है, अमेरिका का, यूएसए का, यूएसए का क्या है, ये म्यूचुअल फंड है। इसके अंदर सिर्फ यूएसए के लोग ही क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये क्या है, एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की तरह ऑर्गेनाइज होता है, या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की तरह, ट्रस्ट की तरह ये बनता है। और बिजनेस ट्रस्ट एलएलपी एलएलसी एंड बिजनेस ट्रस्ट आर जनरली नॉट सेपरेटली टैक्स एंड एज अ रिजल्ट इनकम इज टैक्सेबल only at the level of individual investor. Each of three firm also limit investor liability or LLC offer the additional benefit of limited liability for the fund advisor. मतलब क्या होता है कि जो डोमेस्टिक फंड होते हैं ये यूएस के फंड है और इसमें सिर्फ यूएस के जो लोग हैं वही इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये क्या होते हैं, एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की तरह रजिस्टर्ड होते हैं। क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। ऑफशोर हेज फंड क्या होते हैं? ऑफशोर हेज फंड, ऑफशोर का मतलब होता है इंटरनेशनल। ऑफशोर हेज फंड आर टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड एज कॉर्पोरेशन इन द कंट्री सच एज केमैन आइलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड एंड द बाहामास, पनामास, द नीदरलैंड, एंटाइटिल्स और बरमूडा। मतलब इसके अंदर इन
जगहों से इन कंट्री से क्या करते हैं, ये इन कंट्री का क्या है, कॉरपोरेशन है। ऑफशोर हेज फंड के अंदर इन कंट्री से क्या होते हैं, इन कंट्री के जो ये क्या है, इसके मेंबर्स हैं। ऑफशोर हेज फंड के अंदर जो कॉरपोरेशन है कंट्रीज का, वो किसका है, केमन आइलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, बाहामास पनामा एंड बाहामास पनामास, नीदरलैंड एंड टाइटल्स, एंटिलिस और बरमुडा। ऑफशोर फंड जनरली अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ यूएस टैक्स एग्जम्प्ट एंटिटी। ये क्या करते हैं, इसके अंदर मेनली इन्वेस्टमेंट कौन करते हैं, इसके अंदर मेनली इन्वेस्टमेंट जो करते हैं यूएस की जो टैक्स एग्जम्प्ट एंटिटी होती है, जैसे पेंशन फंड, चैरिटेबल ट्रस्ट, फाउंडेशन एंड एंडोमेंट फंड, एज वेल एज नॉन यूएस रेजिडेंट यूएस टैक्स एग्जम्प्ट इन्वेस्टर favor investment in offshore hedge fund because they may be subject to taxation if they invest in domestic limited liability partnership। मतलब क्या होता है, इसके अंदर मेजरली जो यूएस के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर वो इस ऑफशोर हेज फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको टैक्स में क्या मिलती है, छूट मिलती है, छूट मिलती है। तो वो क्या करते हैं, इन ऑफशोर हेज फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने टैक्स की एग्जम्पशन लेने के लिए। जैसे अगर वो पेंशन फंड के अंदर, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर, किसी एंडोनमेंट या नॉन रेजिडेंट, नॉन यूएस रेजिडेंट या टैक्स एग्जम्प्ट इन्वेस्टर फेवर इन्वेस्टमेंट इन ऑफशोर हेज फंड। जो भी इसके अंदर यूएस का जो भी इन्वेस्टर जो है इसके अंदर क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, तो उसको टैक्स में क्या मिलती है, एग्जम्पशन मिलती है। टैक्स में उसको क्या मिलती है, एग्जम्पशन मिलती है। बट अगर वो अपने इस इसके अंदर अगर वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये जनरली क्या होते हैं, टैक्सेबल होते हैं। तो ऑफशोर एक यूएस का जो इन्वेस्टर है मेजरली फेवर किसको करता है, ऑफशोर ऑफशोर हेज फंड को करता है। क्लियर है। और क्यों करता है, क्योंकि इसमें टैक्स में आपको सेविंग मिलती है, टैक्स में सेविंग मिलती है। समझ आ गई। Yes, sir. हाँ, आगे बढ़ते हैं। फंड ऑफ फंड, फंड ऑफ फंड का मीनिंग होता है जिसमें म्यूचुअल फंड क्या करता है, फंड्स, फंड ऑफ फंड का मीनिंग कहते हैं फंडों का फंड, म्यूचुअल फंड का फंड, सॉरी लिवरेज फंड की पहले बात कर लेते हैं। लिवरेज फंड क्या होता है, लिवरेज फंड इंक्रीज द साइज एंड वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। लिवरेज फंड जो होता है वो आपकी साइज और वैल्यू को इंक्रीज करता है। लिवरेज का मीनिंग क्या होता है, आप अपनी पैसे को म्यूचुअल फंड के ऊपर आगे दे देते हो। म्यूचुअल फंड क्या करता है, उसको लिवरेज कर देता है। लिवरेज का मीनिंग उसको अलग अलग सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करना। इट इज डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिक्योरिटी, जिससे क्या होता है, आपका जो इन्वेस्टमेंट का साइज है और जो आपका पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाती है। लिवरेज फंड इंक्रीज द साइज एंड वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो एंड अदर बेनिफिट टू मेंबर थ्रू access and gain over the cost and borrowed fund. They tend to indulge in speculative trading, risky investment. Leverage का जो देखो, हैज का मेनली फोकस होता है रिस्क से, वो रिस्क नहीं चाहते ज्यादा। हैज फंड वाले पर्सन क्या होते हैं, रिस्क नहीं चाहते। बट जो लिवरेज होता है वो रिस्की इन्वेस्टमेंट पे फोकस करता है, जो ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि रिस्की इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको जितनी जितनी एक सिक्योरिटी जो होगी, जितनी एक सिक्योरिटी जो होगी रिस्की होगी, उस पे क्या मिलेगा, हाई आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये क्या करते हैं, मेजरली रिस्की सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट रिस्की है, बट वहां पे आपकी ग्रोथ के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो वहां पे ये स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, जिसका प्राइस डेली बढ़ता घटता रहता है। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग कौन सी होती है, जिसका प्राइस डेली या तो बिल्कुल बढ़ जाता है या बिल्कुल घट जाता है। उसके अंदर रिस्क होता है, आपका पैसा डूबने का भी रिस्क होता है, लेकिन उतना ही उसके अंदर प्रॉफिट भी होता है। समझ आ गई मेरी बात। तो ये इस तरह से इन्वेस्टमेंट करके आपकी जो वैल्यू है पोर्टफोलियो की और जो साइज है उसको इंक्रीज करते हैं और आपको
एक अच्छा बेनिफिट देके यहाँ पर जितना पैसा आपने लगाया है उससे ज्यादा आपको दिलाने का ट्राई करते हैं लिवरेज फंड। क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। फंड ऑफ फंड। फंड ऑफ फंड। फंड ऑफ फंड पढ़ लेते हैं, क्या है फंड ऑफ फंड। फंड ऑफ फंड इज अ म्यूचुअल फंड स्कीम where which invest in the scheme of same mutual fund or other mutual fund instead of investing in the security। आपने पैसा दिया म्यूचुअल फंड को, म्यूचुअल फंड ने आगे किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, तो इसको कहते हैं फंड ऑफ फंड म्यूचुअल फंड। These fund can invest in equity oriented, debt oriented, liquidity scheme or sector specified scheme। Prudential ICICI was the first to introduce the fund of fund India। जो ये फंड ऑफ फंड होते हैं, ये क्या करते हैं, जो मान लो क्या किया आपने, पैसा पैसा दिया, आपने किसी म्यूचुअल फंड को पैसा दिया, म्यूचुअल फंड ने क्या किया, किसी इनकम ओरिएंटेड जैसे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, इसने किसी दूसरे म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा दिया आपका, तो ये होता है फंड ऑफ फंड स्कीम। और आईसीआईसीआई वाज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस द फंड ऑफ फंड इन इंडिया। बेनिफिट क्या है फंड ऑफ फंड के, डाइवर्सिफिकेशन। As a fund of fund invest in the scheme of other fund, it provide the greater degree of diversification। क्लियर है कि भाई मान लो आपने किसी म्यूचुअल फंड में पैसा दिया, उसने किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में लगाया, तो आपका पैसा जो है यहाँ से गुजर के डाइवर्सिफाई हो गया और फिर वो वहां पे अलग अलग जगह पे वो लग सकता है, तो इससे क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। दूसरा अनकॉम्प्लिकेटेड। Instead of investing in different stock unit of mutual fund, keeping a track record of all of them, it will be much easier to invest in and track only one fund, which in turn invest in other mutual fund। मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है, आपने अपनी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया और म्यूचुअल फंड ने अलग अलग, मान लो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सैकड़ों सिक्योरिटी में आपका पैसा लगा दिया और डेली उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी फिर रखना पड़ता है। बट इस म्यूचुअल फंड का फायदा क्या है कि मान लो म्यूचुअल फंड ने सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, तो उसमें सिर्फ आपको इसका ही ट्रैक रखना पड़ेगा, तो ये अनकॉम्प्लिकेटेड है। समझ आ गई? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। चीप। चीप। While entering into the capital market, is it difficult to diversify because of limited fund? Fund of fund provide opportunity to go for the diversification first comparatively limited account। मतलब क्या है, जब आप डाइवर्सिफाई हो जाते हो, कैपिटल मार्केट के अंदर आप जाते हो, तो डिफिकल्ट होता है डाइवर्सिफिकेशन करना, क्योंकि वहां पे लिमिटेड फंड होते हैं। बट जब आप एक फंड्स के अंदर जाते हो, किसी म्यूचुअल फंड के अंदर, किसी फंड एक म्यूचुअल फंड के अंदर जब वो करता है, एक वहां पर क्या होती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंड्स होते हैं वहां पे, और फंड्स के अंदर बंडल्स ऑफ सिक्योरिटीज होती है, तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन जो होता है वो ज्यादा होता है, और उससे क्या होता है, आपको एक चीप, जो मतलब आपकी जो कॉस्ट है वो भी सेव होती है आपकी। रिस्क। इन्वेस्टर कैन ट्रिम डाउन द रिस्क बाय चूजिंग दिस रूट बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इवन इफ वन स्टॉक, मतलब अगर मान लो आपको, आप क्या कहते हो कि आप कहते हो कि आपको ग्रोथ चाहिए, आपने कहा आपको ग्रोथ चाहिए, आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के अंदर चले जाओगे, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के अंदर लाखों कंपनियों की सिक्योरिटी के अंदर ये क्या करते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप कहते हो कि मुझे तो प्रॉफिट, हाई प्रॉफिट चाहिए, हाई प्रॉफिट, तो ये क्या करते हैं, ये भी ऐसी सिक्योरिटी के अंदर, मतलब ये लिवरेज फंड के अंदर, लिवरेज फंड होता है वो, लिवरेज फंड म्यूचुअल फंड क्या करता है, आपकी इन्वेस्टमेंट किस में कर देता है, लिवरेज फंड के अंदर, जिसमें लिवरेज फंड के अंदर काफी सारी स्पेकुलेटिव सिक्योरिटीज होती हैं जिनकी जो ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसमें जो होता है आपका रिस्क जो होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। जब एक फंड किसी दूसरे फंड के अंदर
इन्वेस्टमेंट करता है तो वहां पर आपका पैसा डूबने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, बहुत ही कम। आपका रिस्क वहां पे बिल्कुल कम हो जाता है डाइवर्सिफिकेशन की वजह से। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, आगे बढ़ते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी? व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस ऑफ फंड्स की एडिशनल फीस। एडिशनल फीस क्या होती है कि जैसे मतलब मैं ये बात लगाऊं, आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, आगे इसने फर्दर म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया। ये म्यूचुअल फंड जो फीस लेता है वो इससे लेता है। मान लो इसने इससे फीस ली 500 रुपए की, तो ये पता है क्या करता है, अपनी फीस तो लेता लेता है, प्लस इस वाले म्यूचुअल फंड की भी फीस ऐड करके आपको बता देगा कि भाई 500 तो ये अपने लेगा लेगा, प्लस इस वाले के भी फीस आपसे लेगा। तो इसमें एडिशनल फीस लगती है, एडिशनल फीस आपसे चार्ज करते हैं ये। The more diversified the fund is, greater the likelihood that investor will incur incentive fees on one or more of the constituent manager। क्योंकि इसमें दो म्यूचुअल फंड आते हैं, तो दो म्यूचुअल फंड आते हैं तो दोनों अपनी अपनी अलग अलग क्या लेते हैं, इंसेंटिव फीस लेते हैं। ठीक है, फंड ऑफ फंड परफॉर्मेंस समझ आ गई? Yes, sir. हाँ, क्योंकि इसमें एडिशनल फीस आपको देनी पड़ती है। इसके अंदर जैसे फंड ऑफ फंड है, इसके अंदर ये दो म्यूचुअल फंड है मान लो, तो दोनों म्यूचुअल फंड अपनी सर्विस की फीस लेते हैं। ये तो इसको बोलता है कि आप इतना पे करो, लेकिन ये क्या करता है, इसका बर्डन भी आपको दे देता है कि भाई मैं तो इन्वेस्टर से लूंगा, अपनी अपनी फीस तो डाल ही देता है, प्लस इस वाले म्यूचुअल फंड की भी फीस का बर्डन आपके ऊपर डाल देता है। क्लियर है? Yes, आगे sir. एसोसिएटेड रिस्क, आगे बढ़ते हैं। एसोसिएटेड रिस्क, risk associated with the underlying fund get added at this level following are the type of risk associated with the fund of fund scheme। क्या क्या रिस्क होते हैं? मैनेजमेंट रिस्क, मैनेजमेंट रिस्क, every fund manager has a particular style of diversification, diversification style be perfect correlation with the number of manager involved, the view of manager may be altogether different from market to market। मतलब जो हर एक जो मैनेजर होता है म्यूचुअल फंड का, सबका सोचने का तरीका, जितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगी, मान लो आपने किसी, मान लो आपको लगा कि मेरे को HDFC म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, HDFC म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है आपको लगा, आपने सोचा कि HDFC म्यूचुअल फंड क्या है, एक अच्छा म्यूचुअल फंड है, ये मेरे इसमें मुझे अच्छी रिटर्न मिलेगी। बट इसने क्या किया, इसने आपके पैसे को किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में लगा दिया। मान लो कोटक महिंद्रा के म्यूचुअल फंड में इसने लगा दिया, कोटक महिंद्रा के म्यूचुअल फंड में इसने क्या किया, आपके पैसे को लगा दिया। आप मानते थे कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोटक महिंद्रा अच्छा परफॉर्म नहीं करता, ये अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन होने की वजह से हो कि भाई इसका म्यूचुअल फंड ये अच्छा सोचता है, लेकिन इसका सोचने का तरीका कुछ और हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों के जो मैनेजमेंट है, वो जो सोचने का तरीका है हो सकता है, डिसीजन लेने का तरीका है इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग वो हो सकता है अलग अलग हो। अगर ये आपकी सिक्योरिटी को आगे सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करते तो शायद अच्छे करते, लेकिन आपको ट्रस्ट नहीं है कि शायद ये HDFC जितने लेवल का अच्छा ना करे, तो इसमें मैनेजमेंट रिस्क होता है। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। ओरिएंटेशन रिस्क, ओरिएंटेशन रिस्क, orientation due diligence of scheme in itself give a risk to operational risk। ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है कि जैसे ड्यू डिलिजेंस ऑफ अ स्कीम इन इटसेल्फ गिव्स अ राइज टू द ऑपरेशनल रिस्क। Continuous monitoring is required for knowing about the performance of the fund
any possibility of fraud and to know about the investment style of the fund and any desirable or undesirable changes। ऑपरेशनल रिस्क के अंदर ये हो सकता है कि अगर आपने डेली चेकिंग नहीं की, मॉनिटरिंग नहीं की, ड्यू डिलिजेंस नहीं की, तो भी हो सकता है आपके साथ फ्रॉड हो सकता है कि वहां की जो काम हो वो ढंग से ना चल रहे हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट किसी अच्छी जगह में ना लगे, हो सकता है कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपके डिजायरेबल ना हो इन्वेस्टमेंट, आपकी इच्छा के अगेंस्ट कुछ भी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, तो इसके अंदर ऑपरेशनल रिस्क भी होते हैं। क्लियर है? तो आपको डेली बेसिस पे ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ती है, चेकिंग करके करनी पड़ती है, इसके अंदर चेकिंग करनी पड़ती है। तो ये एक तरह से होते हैं ऑपरेशनल रिस्क। एक तरह से आगे बढ़ते हैं। रियल इस्टेट, रियल इस्टेट फंड, रियल इस्टेट म्यूचुअल फंड। रियल इस्टेट म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, आपकी जो आपने पैसा लगाया, ये आपके पैसे को, जो ये म्यूचुअल फंड होते हैं रियल इस्टेट वाले, ये आपके पैसे को रियल इस्टेट कंपनी में लगाते हैं, रियल इस्टेट सेक्टर में लगा देते हैं। जितनी भी रियल इस्टेट कंपनीज हैं उनकी सिक्योरिटी के अंदर आपके पैसे को लगा देते हैं। दीज आर क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड क्यों है ये? क्योंकि ये लिमिटेड, इसके अंदर लिमिटेड सिक्योरिटी है। लिमिटेड क्यों है? सिर्फ ये ओनली लिमिटेड टू रियल इस्टेट, किसी दूसरे सेक्टर के अंदर आप नहीं लगा सकते, सिर्फ आप रियल इस्टेट के अंदर, रियल इस्टेट सेक्टर की सिक्योरिटी के अंदर ही पैसा लगा सकता है। तो ये लिमिटेड होते हैं, ये क्लोज एंड होते हैं। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. हाँ। Some of the silent feature of real estate mutual fund. Existing mutual fund are eligible to launch real estate mutual fund if they have adequate number of experience key personal director। जितने भी एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड हैं वो रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड को क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, sponsor seeking to set up a new mutual fund for launching only real estate mutual fund scheme shall be carrying on business in real estate for a period no less than 5 years। अगर कोई पर्सन क्या करना चाहता है, रियल इस्टेट म्यूचुअल फंड, रियल इस्टेट म्यूचुअल फंड लॉन्च करना चाहता है, तो उसका कम से कम रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एवरी रियल इस्टेट म्यूचुअल फंड स्कीम shall be close-ended and a unit shall be listed on recognized stock exchange। जो इन रियल एस्टेट की यूनिट्स होंगी, इन रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड की यूनिट्स होंगी, वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होनी चाहिए। NAV, net asset value of the scheme shall be declared daily। caps will be imposed on investment in a single city, single project। मैक्सिमम, कैप्स का मीनिंग होता है मैक्सिमम लिमिट, एक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट भी आप इंपोज करोगे कि एक सिटी के अंदर, एक प्रोजेक्ट के अंदर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। क्लियर है? ये रियल एस्टेट फंड की वो होती है कि अगर किसी को रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है तो पहले तो उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके पास बिजनेस होना चाहिए रियल एस्टेट का 5 साल चला, 5 साल पुराना, मतलब फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 5 साल, कम से कम 5 साल पुराना उसका रियल एस्टेट का बिजनेस होना चाहिए, और उसके जो यूनिट्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होनी चाहिए, और एक प्रॉपरली जो NAV डेली बेसिस पे डिक्लेयर होनी चाहिए, और एक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट आप बता के चलोगे। क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। गोल्ड exchange traded fund scheme, this is a mutual fund scheme that invests primarily in gold या गोल्ड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं ये आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, या तो गोल्ड में या गोल्ड से रिलेटेड कोई भी इंस्ट्रूमेंट है। गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट मींस सच इंस्ट्रूमेंट हैविंग गोल्ड हैज अंडरलाइंग एसेट्स, मतलब वो हो सकते हैं डेरिवेटिव जिनकी वैल्यू किस पे बेस होती है, गोल्ड पे बेस्ड होती है, गोल्ड पे, गोल्ड पे।
आगे बढ़ते हैं। कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम, कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम, this is a mutual fund scheme which is designed as such and which is endeavored to protect the capital invested therein through suitable orientation of its portfolio structure. कैपिटल प्रोटेक्शन का मीनिंग होता है कि ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम जिसको डिजाइन किया गया है हैज सच एंड विच एंडेवर ट्राई करती है टू प्रोटेक्ट द कैपिटल इन्वेस्टेड देयर इन थ्रू द सुटेबल ओरिएंटेशन ऑफ इट्स पोर्टफोलियो। ये मतलब मान लो आपने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की, म्यूचुअल फंड के अंदर 50,000 की इन्वेस्टमेंट की मान लो, तो भाई इसका जो मेन मोटिव होता है कि जो मेरे पास कैपिटल है, जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो सेफ रहे, वो प्रोटेक्ट रहे। तो मेजरली इसका फोकस होता है आपके पैसे की प्रोटेक्शन करना। ग्रोथ तो बाद का बात है, बट पहले ये चाहता है कि जितना मेरे पास पैसा लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, एटलीस्ट वो पैसा, वो कैपिटल जो है वो प्रोटेक्ट रहे, वो तो प्रोटेक्ट रहे, ठीक है ना। Yes, sir. हाई ग्रोथ स्कीम क्या होती है? हाई ग्रोथ स्कीम का मतलब होता है हैज द nomenclature depict these fund primarily invest in हाई रिस्क। हाई ग्रोथ जहां पे होगी वहां पे हाई रिटर्न होगी, और हाई रिटर्न जहां पे होगी वहां पे हाई ग्रोथ होगी। तो ये क्या होता है, ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं ये हाई रिस्की, हाई रिटर्न वोलेटाइल सिक्योरिटी के अंदर क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जिन सिक्योरिटीज के अंदर हाई रिस्क होता है एंड हाई रिटर्न होती है, हाई रिटर्न होती है और हाई रिस्क होता है, उन वाली सिक्योरिटीज के अंदर ये क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और इसमें क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन होता है इन सिक्योरिटी के अंदर, हाई डिग्री ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब आपने 50,000 इन्वेस्ट किया, तो मतलब मान लो 1 साल बाद आपका डबल होने का भी इसमें क्या रहता है, पूरे का पूरा चांसेस रहता है। तो ये हाई ग्रोथ स्कीम्स होती है, समझ आ गई। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। स्पेशल स्कीम्स, स्पेशल स्कीम क्या होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। Special scheme, this category include index scheme that attempt to replicate the performance of particular index such as BSE, Sensex, NSE 50। ये क्या कहते हैं कि ये जो स्पेशल स्कीम होती है ये किस पे बेस्ड होती है, जो ये स्पेशल स्कीम जो होती है ये बेस होती है आपकी सेंसेक्स पे और निफ्टी पे, सेंसेक्स पे और निफ्टी पे। ये आपकी स्कीम जो म्यूचुअल फंड की होती है ये सेंसेक्स पे और निफ्टी पे बेस्ड होती है। और इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्कीम जो किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे बेस होती है, या सेक्टरल स्कीम जो किसी सेक्टर पे बेस होती है, समझ आ गई। स्पेशल स्कीम वो स्कीम होती है जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनती है, स्पेशल चीज पर फोकस करती है, स्पेशल चीज पर क्या होती है, मान लो अगर आपका इसमें क्या होगा, सेंसेक्स, मान लो मार्केट के जो इंडेक्स है, हमारे दो इंडेक्स होते हैं मार्केट के, सेंसेक्स एंड निफ्टी। जो बीएससी का इंडेक्स है सेंसेक्स है, जो एनएससी का इंडेक्स है वो निफ्टी है। बीएससी के अंदर जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज पर टॉप 30 कंपनी है, टॉप 30 कंपनी, इंडिया की टॉप 30 कंपनी हाईली परफॉर्मेंस जिनकी रहती है वो आती है, और निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनियां आती है। तो इनका भी एक म्यूचुअल फंड होता है कि अगर हमारा सेंसेक्स बड़ा इंक्रीज हुआ तो क्या होता है, उतने लेवल से जो म्यूचुअल फंड की रिटर्न होती है वो भी इंक्रीज होगी, परफॉर्मेंस जो म्यूचुअल फंड की होगी इंक्रीज होगी। ऐसे ही कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक होते हैं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक। जैसे मैं सेक्टर की बात करूं कि भाई जैसे रियल एस्टेट सेक्टर या फार्मा सेक्टर या कोई भी एग्रीकल्चर सेक्टर, ऐसे ऐसे सेक्टर स्पेसिफिक होके यहाँ पर बनते हैं।
तो ये इस तरह से स्पेशल वो होके यहाँ पर चलते हैं। समझ आ गई? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। ऑफशोर फंड क्या होते हैं? सच फंड इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी ऑफ फॉरेन कंपनी विद आरबीआई परमिशन। ये फंड जो होते हैं ये फॉरेन की सिक्योरिटीज में आरबीआई की परमिशन लेके फॉरेन की सिक्योरिटी में क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। न्यू डायरेक्शन फंड दे इन्वेस्ट इन कंपनी एंगेज इन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सच एज बर्थ कंट्रोल, एंटी पोल्यूशन, तो ऑक्सीजन, ओशनोग्राफी एक्सेट्रा। तो ये जो होते हैं न्यू डायरेक्शन, मतलब जो कंपनी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च में काम करती है उन कंपनियों की उसमें ये इन्वेस्ट करता है। समझ आ गई? सिक्योरिटीज के अंदर। एक्सचेंज Yes, sir. ट्रेडेड फंड क्या होते हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, exchange traded fund are new variety of mutual fund. Exchange traded fund are new variety of future fund that first introduced in 1993. Exchange traded fund are sometimes described as more tax efficient than traditional equity mutual fund. Since a recent years, some large exchange traded funds have made smaller distribution of realized and taxable capital gain than most mutual fund. मतलब जो ये क्या होते हैं? टैक्स एफिशिएंट होते हैं। एफिशिएंट, ये ओल्ड म्यूचुअल फंड है, ये ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड होते हैं। पढ़ लेना, नॉर्मल है, जर्नल है, कोई वो नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड जो होते हैं मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के अंदर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कौन कौन सी, जैसे एल हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अडानी इंफ्रा हो गया, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसी कंपनी के अंदर क्या करते हैं ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं। समझ आ गई? Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. देख लेते हैं कितना रहता है ये चैप्टर एक बार। एक क्लास इसमें और लगेगी। आगे बढ़ते हैं। सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996, सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996, सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 जिसको नोटिफाई किया गया था 9 दिसंबर 1996 के अंदर, with objective to improve the working and regulation of mutual fund इंडस्ट्री। म्यूचुअल फंड की जो वर्किंग को रेगुलेट करने के लिए सेबी ने 1996 के अंदर म्यूचुअल फंड रेगुलेशन जो था वो इंट्रोड्यूस किया था, नोटिफाई किया था, so that mutual fund could provide a better performance of service to all category of investor and offer a range of innovative products in a competitive manner to match the investor's need and preference across the various investment sector. SEBI Mutual Fund Regulation 1996 deal with 10 chapter and 12 schedules. इसके अंदर 10 चैप्टर्स हैं और 12 शेड्यूल है, मतलब 1996 में आया था। इसका ऑब्जेक्ट क्या था आने का कि भाई जितनी भी परफॉर्मेंस है, जितनी भी वर्किंग है किसकी, म्यूचुअल फंड की, उनको क्या कर सके, रेगुलेट कर सके, ताकि वो बेटर वे में काम करे और अच्छे से करे, एक अच्छी रेंज के इनोवेटिव प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करके यहाँ पर चले। तो इसके अंदर ये मेन ऑब्जेक्ट था। क्लियर है?
Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। Key provision of the SEBI regulation 1996 include all the scheme launched by the asset management company, AMC meaning होता है asset management company, need to be approved by the board of trustee and a copy of the offer document of such scheme shall be filed with the SEBI। एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी, म्यूचुअल फंड की एएमसी जितनी भी स्कीम लॉन्च करेंगी उनको अप्रूव कौन करेगा? बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ म्यूचुअल फंड। और उसकी एक कॉपी, जो स्कीम लॉन्च हुई है उसकी एक कॉपी किसको जाएगी? सेबी को जाएगी। उसके बाद ऑफर डॉक्यूमेंट शैल कंटेन एडुकेट डिस्क्लोजर टू एनेबल द इन्वेस्टर टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। जितने भी म्यूचुअल फंड जो स्कीम लेके आएंगे उसके रिगार्डिंग ऑफर डॉक्यूमेंट जो है, स्कीम का ऑफर डॉक्यूमेंट इन्वेस्टर को अगर सेंड करेंगे तो इन्वेस्टर को सेंड करते टाइम उसमें प्रॉपरली सारे के सारे डिस्क्लोजर होने चाहिए जिससे इन्वेस्टर क्या कर सके? अच्छे से डिसीजन ले सके। द लिस्टिंग ऑफ क्लोज एंड स्कीम इज मैंडेटरी। जितनी भी क्लोज एंडेड स्कीम होती है, क्लोज एंडेड स्कीम क्या होती है? स्पेशल पर्पस के लिए होती है, जो एक लिमिटेड इसके अंदर क्या होती है? शेयर्स होते हैं या यूनिट्स होती हैं। ये लिमिटेड एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, इन पे बेस होते हैं, इनके ऊपर बेस होते हैं। द लिस्टिंग ऑफ क्लोज एंडेड स्कीम इज मैंडेटरी एंड दे शुड बी लिस्टेड ऑन recognized stock exchange within 6 months from the closure of the subscription. However, the listing is not mandatory in case close-ended, जितनी भी close-ended म्यूचुअल फंड है उनकी लिस्टेड क्या है? एज पर द सेबी रेगुलेशन मैंडेटरी है, बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस है। इसकी कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है? If the scheme provide for monthly income or cater to senior citizen, women, children and physically handicapped, अगर आपकी जो स्कीम है मंथली इनकम के लिए है या आपकी स्कीम किसी सीनियर सिटीजन, वुमेन, चिल्ड्रन या फिजिकल हैंडीकैप के लिए है तो आपको लिस्टिंग कराने की जरूरत नहीं है। इफ स्कीम डिस्क्लोज द डिटेल ऑफ रीपरचेज इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, अगर आप रीपरचेज करने की ये कह रहे हो कि अगर आप मतलब अगर आपने अपने ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीज मेंशन की कि अगर कोई अपनी जो जिसने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की, मान लो रेशु के पास एक म्यूचुअल फंड का क्या आया? ऑफर लेटर आया, ऑफर डॉक्यूमेंट आया और उसके अंदर ये लिखा गया था कि अगर रेशु इन्वेस्टमेंट करने के बाद अपने म्यूचुअल फंड को बेचना चाहे तो हम रीपरचेज करेंगे। अगर ये डिटेल लिखी है तो ये रीपरचेज वाली बात अगर आपने ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखी है तब भी आपको लिस्टिंग करवाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 3, इफ द स्कीम ओपन फॉर रीपरचेज विद इन 6 months ऑफ द क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन, अगर आपकी स्कीम ओपन है कि भाई क्या है कि मान लो आपके पास कोई क्लोज एंड म्यूचुअल फंड का ऑफर डॉक्यूमेंट आया था, उसके अंदर लिखा था भाई अगर आपको अपना म्यूचुअल फंड सेल करना है हमें तो आप 6 महीने के अंदर अंदर सेल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं हो सकता। अगर आपने कुछ ऐसा अपने उसमें लिखा है तो भाई फिर आपको लिस्टिंग कराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लास्ट, इफ द स्कीम इज ए कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम, अगर आपकी जो स्कीम है कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम है, इन सिचुएशंस में आपको अपनी जो म्यूचुअल फंड है उसको लिस्ट कराने की जरूरत नहीं है, उसको लिस्ट कराने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, यूनिट ऑफ क्लोज एंड स्कीम कैन बी ओपन फॉर सेल or redemption at a predetermined fixed interval if the minimum and maximum amount of sale, redemption and periodicity is undisclosed in the offer document। मतलब मान लो कि भाई अगर सेल के बारे में कि भाई कितने अमाउंट की सेल हो सकती है, रिडम्पशन या पीरियोडिसिटी के बारे में ऑफर डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं लिखा होता तो क्लोज एंड की जो स्कीम होती है वो ओपन हो सकती है
फॉर सेल के लिए, रिडम्पशन के लिए एट अ प्री डिटरमाइंड फिक्स इंटरवल। प्री डिटरमाइंड कि भाई जो जितने भी क्लोज एंड म्यूचुअल फंड होंगे जो क्या हो सकते हैं, लिस्ट, ये लिस्टिंग की बात करता है, तो ये ओपन होंगे कुछ टाइम के लिए कि जिसमें आप अपने म्यूचुअल फंड को क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे। समझ आ गई? Yes, sir. आगे यूनिट ऑफ क्लोज एंड म्यूचुअल फंड can be converted into open-end scheme with the consent of the majority of the unit holder। आप अपनी क्या कर सकते हो, यूनिट को, जो यूनिट होती है क्लोज एंड स्कीम की, उसको कन्वर्ट करा सकते हैं ओपन एंड स्कीम के अंदर विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ यूनिट होल्डर एंड डिस्क्लोजर इज मेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट अबाउट द ऑप्शन एंड पीरियड ऑफ कन्वर्जन। आप प्रॉपरली क्या करोगे भाई, इस ऑप्शन के बारे में और जो भी डिस्क्लोजर है यूनिट होल्डर को बता के यहाँ पर चलोगे अपना, और पीरियड ऑफ कन्वर्जन भी बताओगे कि कितने पीरियड के अंदर आप कन्वर्ट करा सकते हो अपने क्लोज एंड को ओपन एंड में। पॉइंट नंबर 6, यूनिट ऑफ क्लोज एंड स्कीम में बी रोल्ड ओवर बाय अ, रोल ओवर का मीनिंग होता है कि मान लो क्लोज एंड म्यूचुअल फंड स्कीम जो थी आपने 5 साल के लिए लेके आए थे, तो उसको रोल ओवर भी कर सकते हो, रीन्यू कहते हैं इसको, रीन्यू कराना। रोल ओवर बाय पासिंग रेजोल्यूशन बाय द मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर, आप क्या कर सकते हो, उसको रिन्यू भी करा सकते हो, रिन्यू भी करा के यहाँ पर चल सकते हो। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7, नो स्कीम अदर देन इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, नो स्कीम अदर देन इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम कैन बी ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर मोर देन 15 डे। अगर मान लो आपके क्लोजली एंड म्यूचुअल फंड है और रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे क्या है, वो लिस्टेड है, तो एक पीरियड के लिए वो ओपन होते हैं कि आप इस पीरियड में अपने जो ये म्यूचुअल फंड की यूनिट है इनको सेल कर सकते हो। आपकी जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अगर मैं इक्विटी लिंक को छोड़ दूं, इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड को छोड़ दूं, बाकी जो म्यूचुअल फंड जो आपके होंगे वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर ज्यादा से ज्यादा कितने दिन के लिए ओपन हो सकते हैं, 15 दिन के लिए। फर्दर the minimum subscription and the extent of oversubscription is intended to be retained should be specified in the offer document। In case of oversubscription, all applicant apply up to 5,000 unit must be given full allotment subject to oversubscription। मान लो आपने कितने की, मतलब मान लो आपने कितने की, 50,000 की, आपने 50,000 की मतलब क्या की थी, यूनिट मार्केट में इश्यू की थी कि भाई हम इतने का 50,000 का यूनिट इशू करेंगे। एप्लीकेशन आई, मान लो एप्लीकेशन आ गई 60 उतने की, 60,000 की, 60,000 की, तो 50,000 को तो आप फुल सब्सक्रिप्शन दोगे, 50,000 को तो आप फुल सब्सक्रिप्शन दोगे। ओवर सब्सक्राइब कितने हैं, 10,000 है ना, ओवर सब्सक्राइब Yes, दस sir. हजार है, तो 10,000 में से ये कहता है कि भाई जितने भी ओवर सब्सक्राइब थे उनमें से आप 5,000 को फुल सब्सक्रिप्शन दोगे और बाकी को पार्शियल सब्सक्रिप्शन दोगे। इसमें से भी इनको तो दोगे बट जो ओवर सब्सक्राइब थे उनमें भी 5,000 यूनिट मस्ट बी गिवन टू फुल अलॉटमेंट सब्जेक्ट टू द ओवर सब्सक्रिप्शन। 5,000 यूनिट अप्लाइंग अप टू, देखो जो जितने भी, कि भाई जितने भी, कि इनमें से मान लो जितने भी ओवर सब्सक्रिप्शन था, मान लो आपने 50,000, 50,000 मैं मान लेता हूँ 50,000 यूनिट आपने इशू की थी और जिसमें से कितनी आई, 60,000 की, 60,000 की आपके पास आए, वो आके यहाँ पर चली, तो इसमें से जितना 10,000 था, तो जितनों ने 5,000 के लिए 5,000 यूनिट्स को आप फुली सब्सक्रिप्शन दोगे और जितना उससे ज्यादा होगा उसको आपको पार्शली या रिफंड करना पड़ेगा। समझ आ गई? Yes, sir. हाँ, the asset management company is required to refund the application money if minimum subscription is not received and also the excess over subscription within 5 working day of the closure of subscription। या तो आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला या ओवर सब्सक्रिप्शन जितना था उसको आपको 5 दिन के अंदर अंदर, 5 वर्किंग डे के अंदर अंदर एएमसी को, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा।
पॉइंट नंबर 9, a close end scheme shall be wound up on redemption date unless it is rollover। मान लो 5 साल के लिए स्कीम आई थी, तो 5 साल बाद उसको क्या कर लिया जाएगा, रिडम्पशन कर दिया जाएगा उसका, अगर उसको उसके रोल ओवर नहीं होता, मतलब उसका रिन्यूअल अगर नहीं होता, तो उसको क्या कर लिया जाएगा, रिडम्पशन कर लिया जाएगा। और इफ 75% of unit holder of the scheme pass resolution for winding up of the scheme, if the trustee on happening of any event require the scheme to be wound up, or if SEBI so direct in interest of investor। तो किन किन सिचुएशन में वाइंड अप होती है, या तो आपका पीरियड एक्सपायर हो जाए, या 75% जो भी शेयर यूनिट होल्डर थे वो रेजोल्यूशन पास कर दे, या कोई आपकी जो स्कीम थी किसी हैपनिंग ऑफ इवेंट पे बेस्ड थी, अगर वो इवेंट हो जाए तब भी आपकी स्कीम क्या हो जाएगी, वाउंड अप हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। आज की क्लास में इतना करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको हम फिनिश कर देंगे टॉपिक को, ठीक है? ओके ओके सर। हाँ, नेक्स्ट क्लास में इसको फिनिश करके फिर आगे अपना स्टार्ट करेंगे जो भी है, ठीक है? ओके सर। चलो, ओके सर। ओके डियर, थैंक थैंक यू सर। यू। ओके ओके ओके, ठीक है।